अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या आपको इस टॉपिक को याद करने में परेशानी होती है? क्या आपको दिक्कत आती है इसको याद करने में? और क्या आप इसको रटा लगा कर याद करते हैं? तो इन सभी परेशानियों का हल आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, लेकिन शर्त यह है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। तो चलें जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको रिस्पायरेशन के मतलब थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये डिटेल में वाज़ह कर दिया था सब कुछ रिस्पायरेशन के मतलब, लेकिन उतनी एक्सप्लेनेशन मैं इस टॉपिक में नहीं करूँगा, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आज वाले टॉपिक की तरफ बढ़ जाऊँगा। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि रिस्पायरेशन जो है, हम इधर सेलुलर रिस्पायरेशन पढ़ रहे हैं, और सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। ठीक है, किसी भी सेल के अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, अब सेलुलर रिस्पायरेशन दो तरह की थी, एरोबिक और एनएरोबिक। ठीक है, एरोबिक वो रिस्पायरेशन थी जिसमें ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, और जो एनएरोबिक है वो विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एरोबिक और एनएरोबिक में ये तो डिफरेंस है कि एरोबिक में ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और एनएरोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसमें एक सिमिलैरिटी भी मैंने आपको बताई थी, वो ये थी कि चाहे एरोबिक हो और चाहे एनएरोबिक हो, एंड में दोनों में पायरोवेट ज़रूर बनता है। मतलब ग्लूकोज सबसे पहले जब ब्रेकडाउन होता है तो पायरोवेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसीलिए ये एक सिमिलैरिटी है एरोबिक और एनएरोबिक में। अब देखें स्टूडेंट, जो ग्लाइकोलाइसिस है इसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है ना। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि ग्लाइकोजीनोलाइसिस में क्या फ़र्क है और ग्लाइकोलाइसिस में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस जो है उसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, और जो ग्लाइकोजीनोलाइसिस है उसमें ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है। आपको पता होगा कि जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर होता है। ठीक हो गया। अब देखें स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस की तरफ बढ़ते हैं। आपको मैंने बता दिया कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। तो देखें, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। तो ये जो गोल सर्कल मैंने इधर ड्रा किए हुए हैं जितने भी, ये कार्बन को शो कर रहे हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखें स्टूडेंट, ये जो ग्लूकोज है इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। अब देखें स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज है ना, इसके साथ एक फॉस्फेट आकर अटैच हो जाता है। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट, ये जो ग्लाइकोलाइसिस हम पढ़ रहे हैं ना, एंड में पायरोवेट ही बनेगा, जो हमने इधर आपको बताया था कि एरोबिक और एनएरोबिक दोनों में जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो पहले पायरोवेट बनता है। ठीक है, और वो पायरोवेट ग्लाइकोलाइसिस में ही ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होने के बाद बनता है। ठीक हो गया। अब देखें स्टूडेंट, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है वो जब नेक्स्ट स्टेप में आएगा तो क्या होगा कि ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 6 है उसके साथ एक फॉस्फेट अटैच हो जाएगा। मतलब कि ग्लूकोज अपने साथ कार्बन नंबर 6 पर एक फॉस्फेट अटैच कर लेगा। तो क्या होगा कि इधर एटीपी जो है वो यूज़ होगी। जो एटीपी है ना उसमें से एक फॉस्फेट कम हो जाएगा जो इधर आके अटैच हुआ है। उसके बाद जो एटीपी है वो कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी में। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखें, जब ग्लूकोज के साथ एक फॉस्फेट अटैच हो गया तो क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्यों कहा गया है? क्योंकि ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर फॉस्फेट अटैच हो गई है। अब देखें स्टूडेंट, इसी के बाद जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा ना, तो उसके बाद ग्लूकोज के बाद ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो क्यों कन्वर्ट होगा स्टूडेंट? इसकी रीज़न ये है कि जो ग्लूकोज है ना वो अपने साथ एक और इधर फॉस्फेट अटैच करने की सलाहियत नहीं रखता। ठीक है, इस वजह से वो अपने आइसोमर में फ्रुक्टोज
ग्लूकोज का आइसोमर है वो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, जब ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद इसकी सलाहियत बढ़ जाएगी एक और फास्फेट अपने साथ अटैच करने की, ठीक है। तो अब क्या करेगा, एक बार इधर एटीपी यूज हुई, एक बार इधर हो जाएगी, ठीक है। इधर भी एक एटीपी में से एक फास्फेट इसके साथ इधर आकर अटैच हो जाएगा, ये वाला फास्फेट अटैच हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एटीपी एडीपी में। क्यों, क्योंकि एटीपी ट्राईफास्फेट को कहते हैं एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट और ये एडिनोसाइन डाईफास्फेट। जब ट्राई में से एक फास्फेट निकल गया तो डाई रह गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया है, ये फ्रक्टोज 1 व 6 बिस फास्फेट बन गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जिस तरह मैंने आपको इधर बताया कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोमर क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आइसोमर उसको कहते हैं जिसका केमिकल फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरली उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, आइसोमर, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, जिस तरह ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर है ना, तो ये DHAP और PGAL ये भी एक दूसरे के आइसोमर हैं। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये कौन सी बलाएं हैं, तो याद रखना है स्टूडेंट, DHAP जो है ना इसको कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ठीक है। अब ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है ना ये PGAL का आइसोमर है, ठीक हो गया। PGAL क्या है, ये है फास्फोग्लाइसिरैल्डिहाइड, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या होगा, जब एक और फास्फेट इधर आकर अटैच हो जाएगा, फ्रक्टोज 1 व 6 बिस फास्फेट बन जाएगा, तो ये जो फ्रक्टोज 1 व 6 बिस फास्फेट है ना स्टूडेंट, ये इतना अनस्टेबल है कि सडनली ये ब्रेक हो जाएगा और ये DHAP और PGAL में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, ठीक है। केमिकल फार्मूला इन दोनों का सेम है। देखें इधर भी 3 कार्बन है और एक फास्फेट अटैच है, इधर भी 3 कार्बन है और एक फास्फेट अटैच है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या होगा कि अनस्टेबल होने की वजह से ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, ठीक हो गया। इधर वाला DHAP बन गया, उधर वाला PGAL, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट, नेक्स्ट जो सेल होते हैं ना वो PGAL को फर्दर प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वो DHAP को नहीं करते और ना ही कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो क्या करेंगे कि ये जो DHAP है ना इसको भी PGAL में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आगे नेक्स्ट स्टेप को शुरू कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें स्टूडेंट, इधर आपने एक और वर्ड देखा, प्रिपेरेटरी फेज, ठीक है। अब ये प्रिपेरेटरी फेज इसको क्यों कहा है, इसलिए स्टूडेंट कि इसमें ATP से ADP में कन्वर्जन हो रही है, मतलब कि ATP इधर यूज हो रहे हैं, ठीक है। और उधर ऑक्सीडेटिव फेज है, क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन होनी है। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके अलावा हाइड्रोजन जो है उसको भी इसमें बताया जाता है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ये जो 2NAD है वो इसमें से हाइड्रोजन को निकाल के अपने साथ अटैच कर लेंगे, तो क्या बन जाएंगे 2NADH, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, मैंने आपको इधर बताया कि DHAP जो है सेल इसको यूज नहीं कर सकते, तो इसको भी PGAL में कन्वर्ट होना पड़ेगा। उसके बाद 2 PGAL के मॉलिक्यूल जो हैं वो नेक्स्ट प्रोसेस में कंटिन्यू हो जाएंगे इस पूरी सीरीज को मुकम्मल करने के लिए। तो स्टूडेंट अब उस तरफ आते हैं, ये प्रिपरेटरी फेज आपको पता चल गया। अब आते हैं ऑक्सीडेटिव फेज में। तो स्टूडेंट देखें, ऑक्सीडेटिव फेज मैंने क्यों कहा, क्योंकि इधर ऑक्सीडेशन होनी है। क्या होना है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये मैंने ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, हाइड्रोजन भी लॉस होता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये देखो ये क्या है, PGAL, फास्फोग्लाइसिरैल्डिहाइड, ठीक है। अब क्या होगा कि फास्फोग्लाइसिरैल्डिहाइड नेक्स्ट क्या करेगा कि इसमें से हाइड्रोजन जो है ना वो रिलीज हो जाएगा,
NAD उसको एक्सेप्ट कर लेगा और NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा कि एक और फास्फेट जो है ना, एक फास्फेट तो पहले ही इसके साथ आकर अटैच हुआ था, ठीक है। अब क्या होगा कि एक और फास्फेट इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें स्टूडेंट, ये जो अब पहले ये क्या था, PGAL था, मतलब फास्फोग्लाइसिरैल्डिहाइड। अब क्या होगा, इसके साथ दो फास्फेट अटैच हो गए तो क्या बन गया, 2-bis फास्फोग्लाइसिरैल्डिहाइड, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखें स्टूडेंट, ये जो 2-BPGAL है ना, इसमें से फिर नेक्स्ट क्या होगा कि एक ATP जो है ना, ATP मतलब कि ADP जो है वो एक फास्फेट इसमें से निकाल कर अपने साथ अटैच कर लेगा, तो ADP से ATP बन जाएगा और इधर क्या रह जाएगा, 2PGA, ठीक है। मतलब फास्फोग्लाइसिरेट वो वाला फास्फोग्लाइसिरैल्डिहाइड था और ये क्या है, फास्फोग्लाइसिरेट, ठीक है। इन दोनों नामों में सिर्फ इसी चीज़ का फ़र्क है कि वो ग्लाइसिरैल्डिहाइड था और ये क्या है, ग्लिसरेट। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा ये कि ये जो 2PGA है ना, फास्फोग्लाइसिरेट, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2PEP में। अब ये क्या है, PEP, ये है फास्फोइनोल पायरोवेट, ठीक है। इधर क्या होगा, जब ये 2PGA इसमें कन्वर्ट होंगे ना, तो इधर से दो मॉलिक्यूल वाटर के जो हैं, वाटर के दो मॉलिक्यूल वो भी रिलीज हो जाएंगे। अब क्या होगा कि ये जो फास्फेट है ना, ये PEP में आकर कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। ये देखें इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में इसी चीज़ का फर्क है कि इधर कार्बन नंबर 3 पर फास्फेट था और इधर कार्बन नंबर 2 पर आ गया, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं फास्फोइनोल पायरोवेट, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, इधर क्या हुआ था कि इधर ATP जो थी वो फास्फेट देकर एक ADP में कन्वर्ट हो रही थी। मतलब कितनी बार ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हुई थी, 2 बार, एक बार इधर और एक बार इधर, मतलब 2 ATP यूज हुए थे, ठीक है। अब इधर क्या होगा स्टूडेंट, पहले मैं आपको मुकम्मल करवा दूं इधर तक, फिर मैं आपको इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बताऊंगा, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, ये जो फास्फोइनोल पायरोवेट है ना, ये नेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा, ये फास्फेट जो है ये रिलीज कर देगा, अपने साथ से अटैच जो था फास्फेट उसको अलहदा कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा पायरोवेट में। और स्टूडेंट एक बात और याद रखनी है कि इधर जो पायरोवेट बना है उसके कितने मॉलिक्यूल हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। पायरोवेट के 2 मॉलिक्यूल इधर पैदा होंगे। अब देखें स्टूडेंट, इधर 2 ATP यूज हुए थे, अब इधर देखें 2 ATP, ये भी 2 ATP, मतलब कितने, 4 ATP, ठीक है। इधर बने कितने, 4 ATP, इधर 2 यूज हो गए, इधर 4 बने, मतलब 2 ATP इधर और 2 इधर। अब क्या होगा कि देखें स्टूडेंट, अब इधर 4 ATP में से 2 को माइनस कर दें तो कितना बच गया, 2। मतलब कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ना पूरा का पूरा, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ कितने ATP मिलते हैं, 2 ATP, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखें स्टूडेंट, ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ये कहाँ होता है, सेल में कहाँ होता है। तो स्टूडेंट ये भी MCQs बहुत ही अहम है, आपको पेपर में आ जाएगा, हो सकता है आपको कभी कभार आया भी हो कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस वाला प्रोसेस है ये सेल में कहाँ होता है। तो स्टूडेंट याद रखना है, ये जो ग्लाइकोलाइसिस का मुकम्मल प्रोसेस है ना, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके पायरोवेट में कन्वर्ट कर देना, ये सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एरोबिक रिस्पायरेशन में जो ग्लाइकोलाइसिस, इसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्रेब्स साइकिल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं, तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।